नमस्कार, स्वागत है एमपी तक पर। मैं हूं विजय कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं विंध्य नायक राजेंद्र शुक्ल, जिन्होंने विंध्य में एक तरह से यहां पर सुनामी लाकर रख दी और भाजपा का पूरी की पूरी 25 सीटों पर कब्जा जमाया। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस सुनामी के पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई थी और कैसे ये संभव हो सका। स्वागत है आपका। कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के साथ साथ विंध्य की जनता भी देख रही है। और विंध्य की जनता ने तो जब थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी थी 2018 के चुनाव में, तब भी यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी थी। 30 में 24 सीटें थी और ये चर्चा थी कि 24 सीटें मेंटेन रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो उस समय भी मैं कहता था कि मेंटेन तो रहेंगी, 1-2 सीट ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आप देखिए कि 25 सीट आ गई और 26 भी आ जाती है यदि सिमरिया 500-600 वोटों से हम पीछे रह गए, नहीं तो 26 हो जाती। तो ये मोदी जी की 9 वर्षों का सुशासन केंद्र की और शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में जो कल्याणकारी योजनाएं बनी, भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन रहा, उसने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से उबार दिया। अब जब काम इतना हुआ है तो जनता को दिख भी रहा है। और इसलिए 18 महीने की सरकार जब कमलनाथ जी की बनी तो लोगों ने उस समय देखा कि ये तो फिर से पुराने ढर्रे में मध्य प्रदेश जाने लगा है, पीछे जाने लगा है। और फिर उनके अंदर की ही लड़ाई के कारण वो सरकार भाजपा आ गई। तो उस समय ही लोगों ने मन बना लिया था कि अब कभी जब चुनाव में मौका आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की सरकार ना आने पाए, क्योंकि सत्ता से जितना कांग्रेस पार्टी को दूर रखा जाएगा उतना ही विकास की गाड़ी चलती रहेगी और जनता के कल्याण की योजनाएं बनती रहेंगी, लोगों को राहत मिलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों राज्यों में जीतने का यही एक बहुत बड़ा कारण रहा है और इतनी बड़ी सफलता मिली है। हम लोगों को इस बात का संतोष है, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो रीवा के हों, चाहे वो सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल के हों, आप देखिए कि 80% लोग रिपीट हुए हैं जी। और 20% जो नए लोग भी आए वो भी जीते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा ये जनादेश रहा है और मध्य प्रदेश की जनता ने ये साबित कर दिया इस जनादेश के बाद कि जो विकास करेगा वही शासन की बागडोर उसी के हाथ पे रहेगी। तो ये बहुत अच्छा साइन है, लोकतंत्र के वरदान बनने का एक साइन है ये। पिछले मर्तबा 2018 में यहाँ सुनामी की शुरुआत हुई थी विंध्य में, 24 सीटों पर आपने कब्जा किया था। इस बार फिर 25 किया, लेकिन कहीं जैसे रीवा की बात हो रही है कि रीवा में एक कमी हो गई कि 1 सीट कम हो गई। इसके पीछे कारण क्या रहा? क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ की सीट कम हुई? देखिए, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक नाटक हुआ था जिसमें एक आदिवासी जिला पंचायत की मेंबर को पट्टी बांध के और उसको एक ऐसा प्रस्तुत किया गया कि इसके साथ मारपीट हुई है, जबकि अगले दिन ही वो बिना पट्टी खोल के घूमने लगी। वोट ख़त्म हुआ और पट्टी गायब हो गई। तो इस प्रकार से झांसा देके जनता को गुमराह करके और सफलता 200-400 वोटों से मिल जाया करती है, लेकिन ये कोई हार नहीं है। मैं इसे हार नहीं मानता और ये मानता हूँ कि मजबूती से चुनाव लड़ा गया और जीतने में थोड़ी कसर रह गई है। तो वो कभी कभी ग्रह नक्षत्र भाग्य भी होता है। देखा गया कि सीधी से रीति पाठक जीतकर विधानसभा पहुंच रही, लेकिन सतना से गणेश सिंह हारे और राम खिलावन भी हार गए। तो इसके पीछे क्या लगता है कि कहाँ पर चूक हो गई? नहीं, अभी ये तो समीक्षा क्षेत्र वाइज जब की जाएगी तो बातें निकल के आएंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज 30 सीटों में यदि हम 25 जीते हैं तो फिर 5 सीटें क्यों हारे हैं उसकी समीक्षा होती रहेगी, लेकिन कुल मिला के एक तरफा चुनाव रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर सुनामी
कहेंगे कि सुनामी थी और उसकी शुरुआत आपने ही की थी। तो इसके पीछे जो आपने विकास के यहाँ पर दावे किए थे और वो करके धरातल में दिखाया है, कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिला। लाडली बहना का असर तो था ही, लेकिन आपने जो विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होती रही, कहीं उसका भी हाथ है? नहीं, विकास का निश्चित रूप से हमारा विंध्य क्षेत्र तो विकास के मामले में बहुत ही पिछड़ा था, लेकिन आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और विकास को देख के जनता बहुत प्रसन्न भी है। और जब हमारे कांग्रेस के मित्र विकास की निंदा करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, तो जनता के गले नहीं उतरता और इसलिए और ज़्यादा तेज़ी से भाजपा को वोट देते हैं कि जब जो विकास नज़रों से दिख रहा है, नहरों में बहता हुआ सिंचाई का पानी दिख रहा है, बाईपास और रिंग रोड और 4 लेन की सड़कें और फ्लाईओवर्स, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ये सारी दिख रहे हैं और आप कहते हो कुछ नहीं हुआ। अधोसंरचना में जब आपसे पूछा जाता है कितना काम होगा, तो आप कहते हो कुछ काम नहीं हुआ है, 10 में कितना नंबर देना है, कहीं 0 नंबर देंगे। तो इस प्रकार की बातें गले से कहाँ उतरती लोगों के। भाई, जो विकास अंधों को भी दिखता है, वो यदि हमारे कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखेगा तो वोट नहीं मिलेगा। उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि काम हुआ है, लेकिन हम और काम करेंगे, तब जाके काम बनेगा। लेकिन आप कह दोगे कि कुछ काम नहीं हुआ है, तो जनता को तो दिख रहा है बहुत काम हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कांग्रेस चूक करती है। विरोध के लिए विरोध करना समझ में आता है, लेकिन विरोध के लिए झूठ बोलना, असत्य बातें करना, लोगों के आंखों में पैर डालना, ये फिर गले से नहीं उतरता है। तो इसलिए खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मुझे याद है 13 में भी हम लोग 165 सीट जीते थे। उस चुनाव के पहले भी कांग्रेस के लोग, हमने 24 घंटे बिजली दी थी पूरे मध्य प्रदेश में अटल ज्योति अभियान के माध्यम से। तो उस समय हम लोग कहते थे कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता कहते थे कि नहीं, बिजली अटल ज्योति नहीं, अटल कटौती है ये। वो भी गले नहीं उतरा जनता के, क्योंकि जनता तो 24 घंटे बिजली का आनंद ले रही थी। तो उसमें फिर हमारी सीटें 140 से बढ़ के 165 हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा कही जाने वाली बातें जनता के नज़र से गले से उतर नहीं रही थी। उनको लग रहा था कि ये तो असत्य बातें हो रही हैं। तो इसलिए सीटें बढ़ गई। 10 साल सत्ता में रहने के बाद सीटें बढ़ी हमारी, और अब 18 साल सत्ता पूरा कर रहे हैं, फिर हमारी सीटें बढ़ गई। तो इसका मतलब यह है कि जनता विकास को ही आधार मानकर और जनता के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं बनी हैं उसके लिए आधार मान के जिस तरह से वोटिंग कर रही है, उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। और 2024 के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब पूरा देश तैयार हो गया है। ये 3 राज्यों के चुनावों की सफलता इस बात को बता रही है। जब भी आपको विभाग मिले, बड़े विभाग मिले, मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो आपने यहाँ पर नवाचार किए हैं। वाइट टाइगर सफारी की बात हो या सोलर प्लांट की बात हो, तो अब कयास फिर लगाए जा रहे हैं कि विंध्य को इस बार क्या सौगात देंगे और क्या विकास की यहाँ पर एक नई कहानी लिखेंगे। फिर से रिपीट करिए फर्स्ट। आपको जब भी विभाग मिले हैं, मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो आपने यहाँ पर ढेर सारे काम किए, चाहे वाइट टाइगर सफारी की बात हो या सोलर प्लांट की। अब क्या दिमाग में है कि आपको ये काम करना है? देखिए, अभी तो सबसे पहले मार्च में हमें हवाई अड्डा को लोकार्पित करके हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ाना है। उसके लिए जो 4 महीने बचे हैं, इसमें दिन रात काम होगा, तब जाके ये काम मार्च में हो पाएगा। जिसमें हमने आज ही बैठक रखी है 4 बजे, कलेक्टर को बुलाया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को बुलाया है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं उनको बुलाया है। आज ही हम उसकी समीक्षा करने वाले हैं कि कितना काम हुआ और कितना काम बचा है और कितने दिन में कौन सा काम आप करोगे। पूरा उनसे रोड मैप ले लेंगे और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। यदि कोई केंद्र से, राज्य से कोई इश्यूज़ होगा तो अधिकारियों से बात करेंगे राज्य और केंद्र के, और उसको रिजॉल्व कराएंगे। तो कुल मिला के एक ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हमारे यहाँ के पर्यटन को बढ़ाएगा, जो औद्योगिक निवेश को बढ़ाएगा, तो उस काम को करेंगे। दूसरा, सिंचाई जो 3 लाख एकड़ में रीवा में पहुँची है, वो वास्तव में उसने आर्थिक क्रांति लाई है रीवा में। रीवा के बाज़ारों की शक्ल सूरत बदल गई। बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स आने लगे हैं, बड़े बड़े होटल्स, हॉस्पिटल्स आने लगे हैं। अब हम इस 3 लाख एकड़ के पानी को 6 लाख एकड़ में कैसे पहुंच जाए, इसके लिए जो योजनाएं पे काम हो रहा है बहुती नहर प्रोजेक्ट में, जिसमें हमारे ज़िले के कई विधानसभा में, जैसे हमारे ज़िले के कई जो जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय गिरीश गौतम जी हैं, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी हैं, इनके क्षेत्र में पानी पहुंचना है। और
सिमरिया है, त्योंथर है, इन सब क्षेत्रों में पानी पहुंचेगा तो रीवा ज़िले में 6 लाख एकड़ में पानी पहुंच जाएगा। और फिर मऊगंज ज़िले में जो सिंचाई की योजना में प्रदीप पटेल जी लगे हुए हैं, उसमें 5 सालों के अंदर वो प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाए तो 9 लाख एकड़ में हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 लाख एकड़ में जब सिंचाई का पानी पहुंचेगा तो बहुत ही समृद्धशाली ज़िले के रूप में हमारा रीवा और मऊगंज ज़िला दोनों उभर के सामने आएगा।